ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना काल के बदले हुए हालात में जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हमें भी अब एहतियात के साथ रहना आ गया है। अब फेस्टिव सीजन भी शुरू हो रहा है। बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम के साथ कोरोना और कई सारी मौसमी बीमारियां भी अपने पैर पसार रही हैं। जरूरत है त्योहारों के सीजन में हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखने की। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथ और मुंह साफ रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दें। कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर नीरज, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1-800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, कोरोना से बचाव में हैंड हाइजीन इस समय एक बड़ा हथियार है। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। कोरोना और दूसरी अन्य बीमारियों के संक्रमण को बचाने में हैंड वॉशिंग एक बड़ा टूल साबित हुआ है। आज की न्यू नॉर्मल लाइफ में हैंड हाइजीन हमारे डेली रूटीन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम डॉक्टर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हैंड हाइजीन जी। हमने ये देखा है अस्पताल में एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को अगर इन्फेक्शन से बचाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस जो बोलते हैं वो है हैंड हाइजीन, यानी कि हाथ को धो करके ही दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पेशेंट को छूना। और कोरोना के समय में इस चीज को, हाथ धोने की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिला है और जाहिर है कि ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है। सभी व्यक्तियों को, बच्चों को स्कूल में भी सिखाया जाता है कि खाना खाने से पूर्व हाथ धोए, जूते उतारने के बाद हाथ धोए, कपड़े बदलने के बाद हाथ धोए, या बाहर से खेल के आते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो हाथ जरूर धोएं। कोरोना के समय तो इसकी इम्पोर्टेंस कई गुना बढ़ चुकी है। तो हाथ धोना हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। एक्सेसिव नहीं, किंतु ये जरूर होना चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे आपके हाथ को दूषित या गंध लगने की संभावना हो, या कोई भी जैसे खाना खाने से पूर्व या कोई भी स्वच्छ कार्य करने से पूर्व हाथ को जरूर धोया जाए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सर्वे की हम आपसे बात करेंगे कि देश के गांवों में 77% लोगों ने ये माना है कि कोरोना के बाद वो बार बार हाथ धोने लगे हैं। और इसके अलावा इस सर्वे में शामिल 80% लोगों ने माना है कि कोरोना के डर से कम वो 20 सेकेंड तक हाथ धोने लगे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ग्रामीण इलाकों में भी जो हैंड हाइजीन है उसके प्रति लोगों की जो जागरूकता बढ़ रही है, ये डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात नहीं है? मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही एक अच्छी बात निकल के बाहर आई है कि अगर 70% व्यक्ति गांवों के भी अगर हाथ धो रहे हैं तो आप उससे देखिए कि हमारी सैनिटेशन में, हाइजीन में गांव में भी कितना सुधार आया है। टॉयलेट के साथ साथ हाथ धोने की जो प्रक्रिया है, अगर पूरे भारतवर्ष में लोग सभी सक्रिय रूप से इसको करें तो मेरा ये मानना है कि कोरोना के साथ साथ हम अनेकों बीमारियों से बच पाएंगे।
जी बिल्कुल। और जिस तरह से आजकल के हालात हैं, हाथ धोते रहना है और हाथों को सैनिटाइज भी करते रहना है अगर हमारे पास हाथ धोने की सुविधा नहीं है। और डॉक्टर साहब, कई बार जैसे हम जो वॉशिंग एटिकेट्स की बात करते हैं हैंड हाइजीन में, आज के इस खास दिन पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एक हमारे श्रोताओं को सही तरीका हाथ धोने का क्या है, कितनी देर तक धोना चाहिए और किस तरीके से हमें उंगलियों के बीच के जो पोर्स हैं उन्हें कैसे फैलाकर, क्या कुछ सही प्रक्रिया है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हाथ धोना इस प्रक्रिया का मतलब यह है कि हाथ ऐसी सरफेस है जिसको हम अक्सर अपने मुंह, आंख, नाक, गले को छूते हैं और इस प्रकार इन्फेक्शन हमारे जो ये रास्ते हैं, चाहे आंख हो, नाक हो, गला हो, मुंह हो, मुख द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारे हाथ हमारे इन्फेक्शन हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। इसलिए हाथ धोना बहुत आवश्यक है और सही मानों में हाथ धोना एक्चुअली में कहा जाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति करता नहीं है। देखा जाता है कि नलका चलाने या पानी लेकर के बस जरा सा हाथ रगड़ने से ही हाथ धोने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। कहा जाता है कि कम से कम 20 सेकंड अवश्य लगाएं हाथ धोने में। साबुन जो लगाएं उसको अच्छी तरीके से सारे दोनों हाथों पर, उंगलियों के बीच में, नाखूनों पर, अंगूठे पर, आगे पीछे चारों तरफ से उसकी सफाई होनी आवश्यक है। इस प्रकार हम बेसिकली जो हम सिखाते हैं अपने विद्यार्थियों को, तो हम 8 मूवमेंट उनको बताते हैं कि 8 तरह के मूवमेंट होते हैं। जैसे कि जो पाम से पाम का एक मूवमेंट होता है, उंगलियों के बीच में एक मूवमेंट होता है, दोनों अंगूठों को रगड़ने का एक मूवमेंट होता है, पीछे जो हाथ की कलाई और पीछे का जो हिस्सा होता है जो छूट जाते हैं उसको साफ करने का होता है, और नाखूनों के बीच में जो गंदगी छूट जाती है उसको भी धोने का एक मूवमेंट होता है। तो आवश्यक है हाथ को 20 मिनट तक अगर आप अच्छी तरह से रगड़ेंगे और मल के दोनों तरफ, हाथों के दोनों तरफ उसको सफाई करेंगे तो जरूरी है कि सारे के सारे ये कीटाणु जो शरीर पे इस हाथों पर रहते हैं वो मर जाएंगे और आपके हाथ स्वच्छ हो जाएंगे। डॉक्टर नीरज, इस महीने कई त्योहार हैं, लोग भी बहुत दिनों तक घरों में रहने के बाद फेस्टिव मूड में दिखाई दे रहे हैं, बाजारों में भी भीड़ भाड़ काफी हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में आप लोगों को किस तरह की सावधानियां रखने की सलाह देंगे। आपने बड़ा एक अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, आज से हम लॉकडाउन की प्रक्रिया को और बढ़ा रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी आप लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, शादियों में भी गिनती बढ़ने लगेगी, तो और फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, दुर्गा पूजा आ जाएगी और बहुत सारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। तो जरूरी है कि लोग बाग जरूर घर से बाहर निकलेंगे, शॉपिंग करेंगे, पंडालों में जाएंगे, फंक्शंस में जाएंगे। सरकार ने भी कुछ इनके लिए नियम जारी किए हैं कि किस प्रकार से सावधानी बरती जाए, कहाँ रास्ते जो है उनमें इस प्रकार के हो कि स्टैगरिंग हो, सारे व्यक्ति एक समय में एक साथ इकट्ठे ना हो, कम से कम दूरी बना के रखी जाए, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजेशन की सुविधा भी इनको प्राप्त की जाए। किंतु मेरा ऐसा मानना है, जब तक व्यक्ति विशेष खुद इस बात में जागरूक नहीं होगा कि बाहर निकलने पर उसको खतरा हो सकता है, तब तक वो, मेरे को लगता नहीं है कि सावधानी बरतता है। आजकल हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, पैंडेमिक फटीग, यानी कि जो पैंडेमिक की हम बातें सुनते हैं, कोरोना की बातें सुनते हैं, सुनते हम थक जाते हैं और सावधानी को बरतते नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग जो है इस तरह की सोच करते हैं कि देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा, जब हो गए बीमार तब देख लेंगे। किंतु मैं कहता हूँ कि इसमें हमको ढिलाई करनी चाहिए, क्योंकि कौन सा व्यक्ति को सीरियस या सीवियर कोरोना होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए सावधानी जरूर बरतनी है। सावधानी घटी तो दुर्घटना बढ़ी, वो वाली इसमें लागत लगती है। हमको जरूरी है मार्केट जाएं तो अपना मास्क लगाएं, लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, और हाथों को अगर किसी सरफेस पे छूते हैं तो फेस या चेहरे पर छूने से पहले उसको जरूर धो लें। और अगर सामान आप बाजार से लेकर के भी आए हैं तो कोशिश करें कि उसको सैनिटाइज अगर कर सकते हैं, धूप में रख सकते हैं, सब्जियों को धो सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए चीजों को छोड़ा जा सकता है तो उसको रखें, ताकि उससे संक्रमण का खतरा कम हो जाए। और डॉक्टर नीरज, जैसे कि आपसे बात हो रही थी कि आज से सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स भी दोबारा खुल गए हैं, ऐसे में जब सिनेमा हॉल में 50% क्षमता के साथ एक सीट
छोड़कर बैठना है, ऑनलाइन टिकट की बुकिंग को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। सिनेमा हॉल के अंदर एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट होता है, हालांकि वहां भी वेंटिलेशन के लिए कहा गया है। तो ऐसे में लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अब मैं समझता हूँ कि अगर लोग वहाँ पर ये सोच के बैठे कि यहाँ भी हमको संक्रमण हो सकता है, तो फिर वो सावधानी रखेंगे, ढील में रखेंगे, यानी कि मास्क जो है वो लगा के रखें। और क्योंकि अगर वहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो हो सकता है कि वो कण जो कीटाणु होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये मान के चलें, चाहे वो डिस्टेंस जरूर होगा, लेकिन निकलते बढ़ते समय, रो में बैठते समय, उठते समय, बाहर निकलते समय उनको संक्रमण हो सकता है। तो सावधानी जरूर बरतें, मास्क जितना कोशिश हो लगा के रखें या फिर शील्ड लगा के रखें ताकि चेहरे को वो ना छुए। और यहाँ पे 2 सिनेमा हॉल्स में अगर हम देखें तो अराइवल और डिस्पर्सल, ये 2 बड़ी चीज है जिस समय भीड़ के इकट्ठा होने की संभावना होती है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग करना बेहद जरूरी है। इवन अगर सिनेमा खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक एक करके थोड़ा सा धैर्य रखने की बात है ये। जी बिल्कुल सही है। जो हम लोग एकदम भीड़ लगा के तुरंत निकलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि सिनेमा हॉल्स को कुछ ऐसे वॉलंटियर्स या इस प्रकार के सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि व्यक्ति एकदम उठ के तेजी से बाहर ना निकले और भीड़ ना लगाए। एक कंट्रोल्ड जो है इनकी एंट्री और एग्जिट का इंतजाम होना चाहिए ताकि हम लोग इस खतरे से बच सके। ये देखिए, हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी जा रहे हैं। अगर हम बीमारी लेकर लौट रहे हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं। तो इसलिए हमारा अपना इस विषय में जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जागरूक खुद का रहना इम्पोर्टेंट है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम एंटरटेनमेंट भी कर पाएंगे और हम बीमारी से भी बच पाएंगे। तो जैसा कि डॉक्टर नीरज ने आपको सलाह दी है, श्रोताओं, आप इन सभी सलाह का पालन करते रहिए तो आप इस पैंडेमिक से बच सकते हैं। इस बीच डॉक्टर नीरज, बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे भिवाड़ी का, जहां से हमारे साथ प्रमोद जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। ये जुकाम वगैरह, खांसी है, बुखार है, थोड़ा सा आजकल नॉर्मल हो गया है जी। तो अब कैसे पता चले उस मरीज को भी मैं ना जल्दी से कोविड का टेस्ट करा लूं? 3-4 दिन निकल जाते हैं जी। तो प्रॉब्लम है जी। अब कल को मेरी घरवाली को कोविड हो गया है जी, आज हो गया और मैंने भी टेस्ट करा लिया, मेरा नेगेटिव है, उसका पॉजिटिव है। डॉक्टर बोल रहे 5 दिन में आते हैं लक्षण। तो ये बीमारी बाद में इतनी लेट होती है तो पोस्ट कोविड की जो प्रॉब्लम है वो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। निमोनिया जैसी तो बहुत ही ज्यादा है जी। थकान तो कोई बात नहीं जी। डॉक्टर नीरज, एक तो ये है कि 2 चीजें यहाँ पे हम आपसे करना चाहेंगे। पहला तो ये है की बात सुनी, इन्होंने एक ही बात में काफी बातें पूछी है। तो पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, आजकल जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है और अक्सर लोगों को रनिंग नोज वगैरह की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये नॉर्मल रूटीन वायरल फीवर है या ये कोरोना है? तो कैसे इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं? दोनों वायरस, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस हो या H1N1 वायरस हो, जिसको स्वाइन फ्लू कहते हैं जी, या ये कोविड वायरस हो, ये तीनों प्राइमरीली जो है मुख्यतः सांस की या जो हमारी जो नाक कान गले की नलकियों के ही इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमको सिम्टम देती हैं। इसका मतलब होता है कि हमको बुखार, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, ये इन तीनों कंडीशन में हो सकता है। तो इसलिए इन तीनों को या चारों को डिफरेंशिएट कर पाना कि क्या हमको ये इन्फ्लुएंजा है, क्या ये हमको किसी बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया की शुरुआत हो रही है, क्या हमको ये स्वाइन फ्लू है, क्या हमको कोविड है, इस बारे में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। किंतु पैंडेमिक या इस चीज की जो संक्रमण की जो गति है कोविड की, वो बहुत तेज है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोविड भी हो सकता है। केवल कोविड हो ये भी संभव है या इन्फ्लुएंजा के साथ भी कोविड हो सकता है। तो ये केवल टेस्ट से ही पता लगता है। नंबर 2, जो सिम्टम होते हैं, एक व्यक्ति जैसे इनकी पत्नी को कोविड हो गया तो इनको जो सिम्टम है वो 2 से 5 दिन के भीतर आते हैं जी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन के बीच में रहता है, किंतु मुख्यतः देखा गया है कि 5 दिन में और या 5 दिन से पहले सिम्टम आ जाते हैं। अगर सिम्टम नहीं आते हैं
उस स्थिति में भी अगर हम टेस्ट करवाएं तो 5वें दिन टेस्ट के पॉजिटिव आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो डॉक्टर नीरज, यहाँ पे आपसे इस तरीके से समझना चाहेंगे कि अगर किसी भी परिवार में एक सदस्य को कोरोना का पॉजिटिव वो हो जाता है, लेकिन दूसरे सदस्यों में अगर लक्षण नहीं है, तो उनको हम 4 से 5 दिन के बाद टेस्ट कराना चाहिए, इमीडिएट नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल, इमीडिएट टेस्ट नहीं कराना चाहिए। जैसे आज आपको सिम्टम नहीं है, आपका पत्नी को सिम्टम था, आज आपसे उनका संपर्क हुआ है, तो आज अगर हमारा 0 या 1 डे है तो हो सकता है कि हमारा जो RT-PCR पॉजिटिव ना आए, वो आएगा 4-5वें दिन पॉजिटिव आएगा। इसमें भी 70 से 80% लोग ही RT-PCR में पॉजिटिव आते हैं। हो सकता है कि 20 से 30% व्यक्तियों को वो टेस्ट पॉजिटिव ना हो, किंतु फिर भी सिम्टम होते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, हम उन व्यक्तियों को दोबारा पुनः टेस्ट करने हेतु भेजते हैं, क्योंकि इसमें हमारा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन यानी कि हमारा शक बहुत ज्यादा हाई होता है और हम चाहते हैं कि इन व्यक्तियों को सीरियस कंडीशन से बचाया जा सके। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके घर में किसी को कोविड है तो पहला तो आप एहतियात बरतें कि उनको जो है आइसोलेशन में रखें। अगर वो उनके सिम्टम बहुत माइल्ड है और घर में सेपरेट टॉयलेट की सुविधा है तो आप उनको घर में आइसोलेशन में रख सकते हैं, अन्यथा उनको अस्पताल में कोरोना केयर यूनिट में उनको एडमिट कराना पड़ता है। अगर उनके सिम्टम ज्यादा है, यानी कि उनको सांस फूल रही है या हाथ पैर नीले हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है या उनकी लग रहा है कि उनको थोड़ा दूर चलने में ही उनकी सांस फूलने लगती है, तो ऐसे व्यक्तियों को घर में नहीं रखा जा सकता है। उनको ऑक्सीजन की कमी बन सकती है और उनको अस्पताल में ले जाना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास में पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन चेक करने का यंत्र है, तो आप उससे देख सकते हैं कि आपके ऑक्सीजन की मात्रा 95 है या उससे कम है या ज्यादा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा 95 से नीचे आ रही है तो तुरंत भर्ती कराने की आवश्यकता होती है। और दूसरा व्यक्ति वो भी हो सकता है जिसको कोई सिम्टम ना हो। ऐसा व्यक्ति सिम्टम नहीं होने के बाद भी दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है, तो उस व्यक्ति को भी अपने आप को आइसोलेशन में रखने की आवश्यकता है। उसका भी घर से बाहर ना निकले और मास्क हमेशा लगा के रखें। बिल्कुल। और जिस तरह से डॉक्टर नीरज इस समय मौसम बदल रहा है, सर्दी खांसी जुकाम आम हो रहा है, तो ऐसे में भी अगर आपको हल्का सा भी कोई सिम्टम रहता है तो उसको ऐसे लोगों को घर में आइसोलेट रहने की जरूरत है, मास्क घर में भी लगाने की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति जिनको छींके जुकाम हो रहा है या वो व्यक्ति जिनको जैसे एस्मा होता है, COPD होती है, जो पहले से किसी छाती के रोग से ग्रस्त होते हैं, अगर उनको जुकाम खांसी होता है, बुखार के साथ में होता है, साथ में थकावट होती है या उनकी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो कोविड के लक्षण होते हैं। उनको बहुत एहतियात रखने की आवश्यकता होती है। उनको मास्क लगाना, आइसोलेशन में रहना आवश्यक होता है और साथ में उनकी ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करने की भी आवश्यकता होती है। दूसरा व्यक्ति जिनको की कोई इस तरह की बीमारी जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या सांस की कोई बीमारियां नहीं है, वो व्यक्ति को इतना ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर उनको जैसे मैंने बताया कि छाती में दर्द हो, सांस फूलने लगे, चलने पर जरा सा भी सांस फूलने लगे, नीला रखने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को अस्पताल में ले जाना आवश्यक है, अन्यथा वो घर में आइसोलेशन में रह सकते हैं। बिल्कुल। और इस बीच हम दिल्ली का रुख करेंगे डॉक्टर साहब, जहां से अनिल यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो अनिल जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सिद्धार्थ सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्ते। जी अनिल जी, आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर, मेरे 2-3 प्रश्न है। जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर ये बताते हैं कि AC जहाँ चला हो तो बंद जगह नहीं होनी चाहिए जी। तो अगर सर जैसे ट्रेन में यात्रा करना है जी, अब आजकल प्राय ज्यादातर ट्रेनें AC वाली ही चल रही है जी जी जी, तो उनमें तो सर खिड़की वगैरह खुलने की सुविधा होती नहीं, उसमें तो AC चलता है, बंद रहती है जी। तो ऐसे में अगर यात्रा करते तो सर उसमें कितनी संभावना कोरोना संक्रमित होने की रहेगी जी। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कल एक किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा था कि जैसे अब आजकल ठंड आने वाली है जी, और हम लोग बाहर से आते तो आजकल तो कपड़े धो लेते हो तो सूख जाते, लेकिन स्वेटर्स वगैरह जी, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो बाहर के स्वेटर है तो बाहर उतार दीजिए और घर के कपड़े घर में पहनिए। तो जैसे हम आज जो स्वेटर बाहर से पहन के आए और उतार दिए
ठीक है, इसके बारे में जो आपने ठंड के कपड़ों के बारे में पूछा है, डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेंगे। और आप कुछ और पूछना चाहते हैं? जी, तो ये डॉक्टर साहब यहाँ पे दो प्रश्न हैं। हाँ जी, और पहला प्रश्न मैं रिपीट करूंगा सबसे पहले। जी, ट्रेन में किस तरीके से जो वातानुकूलित डिब्बे होते हैं वहाँ पे जिस तरह से हम देखें तो पूरी तरह से वो बंद होते हैं, तो वहाँ पे संक्रमण के चांसेस कितने होते हैं? इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रेलवे में एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बदलाव लाया गया है जी। उसमें एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर को उन्होंने बढ़ाया है, यानी कि वो टेम्परेचर अब बहुत ज्यादा कम नहीं चलाते हैं। और दूसरा, उनको जो है जो एयर कंडीशनिंग का सिस्टम में एक टेक्निकल बदलाव ये लाया गया है कि उसमें फ्रेश एयर का बंदोबस्त है। इसका मतलब क्या होता है, एयर कंडीशनिंग का सिस्टम होता है कि एक ही बंद कमरे की हवा को ही ठंडा करके वापस उसी कमरे में डाला जाता है। किंतु जब ये कोविड के टाइम्स है जी, इसमें जो अंदर हवा खींची जाती है वो फ्रेश एयर खींची जाती है। इसका मतलब है कि कमरे की हवा को पुनः सर्कुलेट नहीं किया जाता है, ऐसा इंतजाम किया गया है। इससे जो है हमारा जो कण होता है, जो वायरस का जो कण है जो हवा में सर्कुलेट करके दूसरे व्यक्ति के पास जा सकता है, वो सर्कुलेट होने की संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है और डाइल्यूशन की वजह से वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि एसी जो कोचेस हैं इसमें चाहे वो बंद भी आपको दिखता होगा, उसमें भी फ्रेश एयर की आने की वजह से संभावना इन्फेक्शन की बहुत कम हो गई है। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा भी इन्होंने टेस्ट कर लिया है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब इनका दूसरा सवाल यहाँ पे दूसरा सवाल जो उनके सर्दी के कपड़ों ठंड के मौसम में जी, हाँ जी, सर्दी के कपड़ों की जो है, आप इनकी बात बिल्कुल सही है कि आप स्वेटरों को या गर्म वूलन कपड़ों को रोज नहीं धो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन कपड़ों को ऐसी जगह पे बाहर, जब आप घर के अंदर आते हैं तो ऐसी जगह पे उनको रख दिया जाए, जैसे अलमारी बना ली जाए, ऐसी जगह रख ली जाए जहाँ पे उनको उतार करके रख लिया जाए और उनको 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाए। अगर आपके पास धूप उपलब्ध हो तो अगर उसमें धूप में वो 6-8 घंटे अगर रख सकते हैं तो वो कण सारे मर जाते हैं। अन्यथा अगर वो रखा है तो 3-4 दिन के लिए इसको चेंज मतलब रख दीजिए और कोई और स्वेटर पहनिए। इसका मतलब है कि एक स्वेटर का नंबर 3 या 4 दिन के बाद आना चाहिए, तो संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता। और डॉक्टर नीरज, अब हम रुख करेंगे नोएडा उत्तर प्रदेश का, जहाँ से राजीव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजीव जी नमस्कार। आपको भी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जनरली जैसे कॉन्वर्सेशन से बोला जाता है कि इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा तो कोविड-19 आपको लाइकली इफेक्ट नहीं करेगा, तो इम्यूनिटी लेवल चेक करने का क्या टेस्ट है और इसके पैरामीटर्स क्या है जनरली? बिल्कुल डॉक्टर नीरज, इस समय इम्यूनिटी एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर जगह, किसी भी केमिस्ट शॉप में, इवन किसी भी, अगर हम टीवी में या रेडियो में कोई ऐड भी देखेंगे तो सबसे पहले उसमें इम्यूनिटी की बात की जाती है। तो इम्यूनिटी को नापने के लिए क्या कोई जांच है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी का पता लगा सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी को जांचने के लिए कोई यंत्र नहीं बना है। इम्यूनिटी कहते हैं आपके रोगों से लड़ने की क्षमता। ये माना जाता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप नियमित व्यायाम करते हैं, मतलब आप जो अच्छा खाना खाते हैं जो पौष्टिक होता है, जिसमें सब तरह के विटामिन रहते हैं, और आपका स्ट्रेस नहीं है, यानी कि अपने शरीर को आराम दे पाते हैं, तो ऐसे में हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। इम्यून का मतलब होता है जैसे हमारे शरीर में 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक सेल से लड़ने वाली होती है और एक एंटीबॉडी से लड़ने वाली होती है। इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। सेल अगर बॉडी में हो किंतु वो कारगर ना हो, यानी कि लड़ने वाले जो सेल वो लड़ने की क्षमता कम रखते हो या ना रखते हो, तो उसको इम्यूनिटी को कम होना कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके एंटीबॉडी लेवल अगर आपके कम बनते हो या वो रिस्पांस ना आता हो जैसा कि इनसे उम्मीद है, तभी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपको किसी प्रकार की जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई और क्रॉनिक बीमारी नहीं है, आप कोई ऐसी दवा नहीं खा रहे हैं जिससे कि इम्यूनिटी कम होती है,
मिसाल के तौर पर जैसे कैंसर की दवा होती है या स्टीरॉयड दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर में, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट वालों को दवाई दी जाती है या सप्रेस कर देती हैं। हाँ, जो सप्रेस कर देती है। ऐसे में सप्रेशन की वजह से हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और हमारे को वायरस इन्फेक्शन या ऐसे इन्फेक्शन को हम ऑपर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया या पैथोजन कहते हैं, वो शरीर में प्रवेश करने लगते हैं और हार्म करने लगते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम एक पौष्टिक आहार खाएं, अपने शरीर स्वस्थ रखें, आराम करें, यानी कि स्ट्रेस ना करें, और बाकी अगर रोगों से बच सकते हैं, हैंड वॉशिंग और इस प्रकार की जो रोगों से बचने की जो प्रक्रिया है, अगर हम उसका पालन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और लड़ने की क्षमता बरकरार रहती है। बिल्कुल डॉक्टर नीरज, हम इसका सार ये कह सकते हैं कि अगर हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी है। सही कहा आपने। और अब हम रुक करेंगे बिजनौर का, जहाँ से हमारे साथ आसिफ चौधरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आसिफ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। जल्दी से अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो बुखार चल रहे हैं सर्दियों के बच्चों के लिए, तो इनको कोरोना ना हो तो क्या क्या सावधानी रखें, हम क्या बचाव करें? जी डॉक्टर नीरज, कोरोना से बचने के लिए क्या सावधानी रखें, एक बार दोबारा से बता दीजिए। वही है, बचाव जो है वो इसी बात पे निर्भर है कि आप रोगी के संपर्क में कम से कम आए या रोग से अपने आप को दूर रख पाए। इसका मतलब है कि जो हम कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि हम दूसरे व्यक्ति से डिस्टेंस रखें, अपने एक हाइजीन, जैसे कि हैंड हाइजीन को बोलते हैं, यानी कि हाथ धोने की प्रक्रिया करें। अगर हमें खांसी आती है तो उसके लिए कफ हाइजीन बोलते हैं, यानी कि हम छींके खांसी तो अपना हाथ ढक लें या रुमाल रखें, या कोहनी में अगर खांसे और हाथ को जरूर पुनः धो लें। हम अपने आप को मास्क या शील्ड से कवर करें ताकि हम उसको फेस को बार बार टच ना करें। अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम पौष्टिक आहार खाएं और व्यायाम करें और प्रॉपर रेस्ट करें, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा रहेगा। और हम अगर रोगों से दूर रहेंगे, मतलब रोगी से दूर रहेंगे, तो हमारे तक रोग पहुंचने की संभावना भी कम हो जाएगी। जी। और डॉक्टर नीरज, इस बीच एक लास्ट कॉल ले लेते हैं। अशोक जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में गुरुग्राम से। अशोक जी जल्दी से अपना सवाल पूछिए, समय। सर मेरा सवाल ये था सर कि मेरे पापा को सांस की प्रॉब्लम है और अभी 2-3 दिन से उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी ऑक्सीमीटर हमारे पास है सर, लेकिन वो 94 से 96 के बीच में ही आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सर दूसरा सवाल ये था आपसे है सर कि थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए सर इस प्रोग्राम का, क्योंकि कॉल लगाने में बहुत टाइम लग जाता है सर। जी बिल्कुल, ये जो आपने दूसरी बात कही है डॉक्टर साहब, वो तो हमारे लिए है। इस कार्यक्रम का समय जो है बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपको और ज्यादा सूचना आपको दें इस कार्यक्रम के माध्यम से। और डॉक्टर साहब जो पहला सवाल है कि बुखार आ रहा है, जवाब दे देता हूँ। जो सांस के रोगी होते हैं उनको मौसम बदलने पर, एलर्जी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारणों की वजह से एक्यूट एक्सेसरबेशन हो जाता है, चाहे वो दमा हो, सीओपीडी हो, स्मोकर्स लंग हो, कोई क्रॉनिक बीमारी वाले हो। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो सांस की नलकी में सिकुड़न आ जाती है, रुकावट आ जाती है, सांस में आवाज की, जैसे जिसको बीजिंग साउंड कहते हैं, वो आना शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है। उनको अगर ये लोग इनहेलर लेते हैं या तो दवा लेते हैं सांस की, तो उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, दवा की मात्रा बढ़ानी होती है। केवल ऑक्सीजन सैचुरेशन ही नहीं देखी जाती है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें देखनी होती है। मैं इनको सलाह दूंगा कि वो अपने पिता को किसी डॉक्टर को दिखा करके दवा का इंतजाम करें ताकि उनकी सेहत को ठीक रखा जा सके। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नीरज, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि इतना भी नाउम्मीद दिले कम नजर न हो, मुमकिन नहीं कि शामे अलम की सहर न हो। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना के इस दौर में बदले हुए हालात में आप अपना हौसला यूं ही बनाए रखिए और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और जो भी डॉक्टर नीरज ने आपको एहतियात बरतने के लिए बातें बताई हैं, चाहे वो हैंड हाइजीन हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, हर एक चीज़ का मास्क लगाना हो, आप इन सब बातों का पालन करते रहिए। और हमारा ये कार्यक्रम जो आपको कोरोना से बचाव के बारे में बताता है, हर एक एहतियात के बारे में बताता है, इसे सुनते रहिए और इजाज़त दीजिए इसी के साथ। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।